देखिए, उपयुक्त सूक्ष्म अध्ययन प्रक्रिया को निम्नलिखित भांति से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आता है प्रशिक्षण अध्यापक, उसके बाद प्रस्तावना क्रम उसमें होता है, उसके बाद 2 नंबर में होता है शिक्षण कौशल का विकास, 3 नंबर में होता है आदर्श पाठ शिक्षण, उसके बाद 4 नंबर में होता है आदर्श पाठ शिक्षण आलोचना। उसके बाद छात्राध्यापक क्या करते हैं, सूक्ष्म शिक्षण पाठ का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं 6 नंबर में सूक्ष्म शिक्षण यानी कि वास्तविक शिक्षण का काम करते हैं। 7 नंबर में क्या करते हैं कि आलोचना विचार विमर्श क्रम होता है। उसके बाद पुनः पाठ निर्माण क्रम होता है। उसके बाद 9 नंबर में होता है पुनः शिक्षण क्रम, 10 नंबर में होता है पुनः आलोचना क्रम। अब देखिए, उपयुक्त विवेचित प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक छात्राध्यापक शिक्षण कौशल विशेष में निपुणता न प्राप्त कर ले। शिक्षण पृष्ठपोषण, पुनः पाठ नियोजन, पुनः शिक्षण तथा पुनः पृष्ठपोषण के 5 प्रक्रमों को मिलाकर एक चक्र सा बन जाता है जो तब तक चलता रहता है जब तक उसे शिक्षण कौशल विशेष पर पूर्ण अधिकार यानी कि निपुणता न प्राप्त हो जाए। यही चक्र सूक्ष्म शिक्षण चक्र कहलाता है। उपयुक्त विवरण के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण चक्र के विभिन्न पद चित्र नीचे प्रदर्शित किए जा रहे हैं जो दिया गया है। सबसे पहले क्या होता है पाठ योजना यानी कि लेसन प्लानिंग होता है। उसके बाद क्या होता है हमारा पुनः आलोचना होता है, नहीं यहाँ पे उल्टा चल गया है। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बनेगा, पाठ योजना पुनः पाठ न बने, उल्टे बना दिया। देखिए, पाठ योजना बनेगा, उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण होगा, आलोचना होगा यानी कि फीडबैक लिया जाएगा। फीडबैक में अगर कुछ कमी होगा तो पुनः पाठ योजना पाठ निर्माण होगा, रीप्लानिंग किया जाएगा, पुनः क्या किया जाएगा शिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद पुनः आलोचना होगा यानी कि पुनः फीडबैक लिया जाएगा, फिर उसके बाद पाठ योजना बनेगा। यानी कि यह क्रिया चलते रहता है जब तक ले उसे पूर्ण अधिकार यानी कि पुनः निपुणता हासिल न हो जाए शिक्षण कौशल में। सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त प्रविधियाँ कौन कौन से प्रविधि है उसके बारे में जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त प्रविधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण का विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। वहाँ पर निम्नलिखित प्रविधि प्रयोग की गई थी। शिक्षण चरण पहला था 5 मिनट का, मूल्यांकन चरण होता है 10 मिनट का, पुनः पाठ निर्माण चरण होता है 15 मिनट का, पुनः शिक्षण चरण जो होता है 5 मिनट का होता है, पुनः मूल्यांकन चरण 10 मिनट का होता है। कुल मिलाकर 45 मिनट का ये होता है। किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। जो सूक्ष्म शिक्षण में प्रयुक्त प्रविधि जो किया गया था 6 गो, वह मिला के हमारा 45 मिनट के ये बनाया गया था। उसके बाद DAV कॉलेज देहरादून में कई प्रयोगों के पश्चात निम्नलिखित प्रविधि मिश्रा, गोस्वामी तथा कुलश्रेष्ठ ने अपनाई और इसे अधिक उपादेय पाया। तो इसे हम लोग नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग को पढ़ना है सूक्ष्म शिक्षण पर भारतीय प्रतिमान। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान जो होता है इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग, भारतवर्ष में विशेष रूप से NCERT तथा केस एवं इंदौर विश्वविद्यालयों में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान विकसित किया गया। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है इनमें महंगी सामग्री जैसे वीडियो, क्लोज्ड सर्किट टीवी आदि के स्थान पे कथन एवं चर्चा विधि का प्रयोग किया गया। दूसरा है विदेशी निरीक्षण तथा प्रतिपुष्टि की महंगी सामग्री के स्थान पे इसमें प्रशिक्षण निरीक्षणों द्वारा निरीक्षण तथा प्रतिपुष्टि को स्थान दिया गया। तीसरा है इसमें सूक्ष्म शिक्षण सत्र अनुरूपी परिस्थितियों में संपन्न किया गया। इसमें साथ ही BEd प्रशिक्षार्थियों की मुख्य भूमिका होती है। चौथा है सूक्ष्म शिक्षण के इस भारतीय प्रतिमान में स्तर निर्धारण तथा शिक्षण वृत्ति निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। देखिए, छात्रों की संख्या 5 से 10 तक हो सकती है। छात्रों के प्रकार वास्तविक स्कूल छात्र या BEd छात्र हो, निरीक्षक व प्रतिपुष्टि हो, प्रधानाध्यापक व साथी BEd छात्र हो,
पाठ की अवधि 6 मिनट। कौशलों की संख्या एक समय में एक कौशल ही किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। विषय वस्तु एक शिक्षण बिंदु या परिकल्पना हो। कुल अवधि हो 36 मिनट का होता है सूक्ष्म शिक्षण का। कौशल में कुल अवधि कितना होता है? 36 मिनट का होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के क्या लाभ हैं। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के प्रशिक्षण विधि के रूप से अनेक लाभ हैं। जैसे पहला है, सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है। दूसरा लाभ क्या है? छात्राध्यापक क्रमशः अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशलों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें विकसित करता है और सीखने का प्रयत्न करता है। तीसरा हमारा लाभ है, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक संपूर्ण तथा सभी दृष्टिकोणों से अंगीकार करती है। चौथा है, छात्राध्यापक का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है। 5 नंबर में जो लाभ है, मूल्यांकन में छात्राध्यापक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अधिकार होता है और मूल्यांकन चरण में उसे सक्रिय रखा जाता है। छठा है, निरीक्षण छात्राध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। निरीक्षक जो होता है छात्राध्यापक के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। 7 नंबर में यह कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम करता है। 8 नंबर में यह विधि छात्राध्यापक में आत्मविश्वास जागृत करता है। सूक्ष्म शिक्षण क्या करता है? बच्चों में आत्मविश्वास को जागृत करता है। 9 नंबर में क्या होता है? यह शिक्षण विधि छात्राध्यापक को कम समय में अधिक सिखाती है। 10 नंबर में इस विधि के माध्यम से छात्राध्यापक को विद्यालयों में सीधा पढ़ाने जाने की अपेक्षा छोटी कक्षा, कम छात्र तथा छोटी पाठ्य योजना से अध्यापन कार्य सिखाया जाता है, जो छात्राध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं क्या है। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं। लिमिटेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण यदि प्रशिक्षण विधि के रूप में अपने अंदर अनेक अच्छे बिंदुओं को समेटे हुए हैं, फिर भी इस विधि की अपनी कुछ सीमाएं हैं। जैसे पहला है, यह सीमा से ज़्यादा नियंत्रित तथा संकुचित शिक्षण की ओर ले जाती है। दूसरा, यह शिक्षण को कक्षागत शिक्षण से दूर ले जाती है। तीसरा है, एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करती है, फलस्वरूप बाद में उनमें एकीकरण करना कठिन होने लगता है। चौथा है, इसमें समय अधिक लगता है। पांचवा है, इसमें प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक एकदम छात्राध्यापक को मिलना मुश्किल हो जाता है। छठा है, छात्राध्यापक को शिक्षण कौशल दक्षता प्राप्त करने के लिए उचित प्रेरणा का अभाव रहता है। 7 नंबर में यह शिक्षण डायग्नोस्टिक तथा रिमेडियल वर्क पर आधारित नहीं होता है। 7 नंबर में यह शिक्षण डायग्नोस्टिक तथा रिमेडियल वर्क पर ध्यान नहीं देता है। उपयुक्त सीमाओं के कारण सूक्ष्म शिक्षण विधि में अनेक परिवर्तन तथा सुधार किए जा रहे हैं। परिसूक्ष्म शिक्षण मिनी टीचिंग इसका एक उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग क्या है? देखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि में शिक्षण प्रक्रिया से विभिन्न पक्षों का ध्यान रखकर उनका उपयोग किया जाता है। इस विधि में सिद्धांत और व्यवहार में एकीकरण होता है। अंश से पूर्ण सिद्धांत के आधार पर शिक्षण कला में दक्षता प्रदान करने के लिए यह विधि उपयोगी है। रामदेव कथुरिया यानी कि 1979 रामदेव कथुरिया 1979 में इन्होंने दिया था। सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित उपयोग बताए थे। पहला है, सूक्ष्म शिक्षण से व्यावसायिक परिपक्वता विकसित होती है। सूक्ष्म शिक्षण से व्यावसायिक परिपक्वता का विकसित होती है। दूसरा है, सूक्ष्म शिक्षण से छात्राध्यापक को शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाती है और वे अपने शिक्षण कार्य को भली भांति समझ लेते हैं। तीसरा है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापक शिक्षण कौशल पर पूर्ण अधिकार यानी कि निपुणता प्राप्त कर लेता है। फलस्वरूप वे कम समय में वांछित कौशल का कुशल उपयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। चौथा है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक को सुव्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ, विशिष्ट एवं त्वरित पृष्ठपोषण प्राप्त होता है। 5 नंबर में है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशलों का अभ्यास वास्तविक जटिल परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक सरल परिस्थिति में कराया जाता है। छठा है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक को व्यक्तिगत विभिन्नता पर पूर्ण ध्यान प्रदान किया जाता है। 7 है, सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक के व्यवहार परिवर्तन में अधिक प्रभावी होता है। सूक्ष्म शिक्षण यदि यथावर्त परिस्थिति में कराया जाता है तथा वास्तविक विद्यालय न मिलने पर भी समुचित प्रशिक्षण संभव होता है। 9 नंबर में है,
सूक्ष्म शिक्षण विधि द्वारा सिद्धांत एवं अभ्यास का एकीकरण संभव होता है। सेवारत अध्यापकों के व्यवहार में आई हुई कड़ाई को कम करने और शिक्षण की बुरी आदतों में सुधार लाने के लिए यह विधि उपयोगी है। 11 है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने पाठ का स्वयं मूल्यांकन तथा स्वालोचना करने की क्षमता प्राप्त करता है। 12 है, यह विधि निरीक्षण प्रणाली को एक नया प्रारूप प्रदान करती है। इस प्रकार हम लोग यूनिट 2 का ये जो माइक्रो टीचिंग है इसको हम लोग कंप्लीट किए। अंत में जय हिंद।